नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को सहलाएं, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाएं। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाएं, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाएं। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।
ला 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 ला। दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जी। ओ माय गॉड, एक मिनट रुकना है। कैमरे को क्या हो गया है? कैमरे को क्या हो गया है? ये 2 मिनट रुक जाओ। कैमरे को क्या दिक्कत आ गई? अब सही आ रहा है जी? यस अब ठीक है जी, अब ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वत्सल, गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग रुचि, गुड इवनिंग अंशिता, गुड इवनिंग हर्षिल। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया सारे? फैमिली वधिया तंदुरुस्त हो? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए। जय माता दी जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आप सब सुनाओ। आप बढ़िया तो मैं बढ़िया जी। चलो जी,
तो आज हमें फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है और आज हम एक ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे और चैप्टर हमारा है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का जी। ठीक है जी। आपको मैंने वैसे लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन बनता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर तो ये चैप्टर 15 से 20 मिनट का है, बट प्रोफेशनल में अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 घंटा हमें लग जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि रीज़न हम एक्ट से करेंगे, सिंगल वर्ड को एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर उसकी नोटिंग भी करनी है और चैप्टर फिर बढ़िया तरीके से करेंगे कि हाँ भाई अगर एग्जाम में बाई चांस अगर क्वेश्चन बन गया था वो क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं जी। ठीक है जी। बट उससे पहले एक बार फटाफट से भगवान जी की प्रार्थना करते हैं जी, उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जी। चलो जी, एक बार फटाफट से भगवान जी की प्रार्थना कर लेते हैं। सारे बच्चे हाथ जोड़ लो जी फटाफट से जी। सारे बच्चे फटाफट से हाथ जोड़ लो जी। लो जी 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, लो जी, फाइनली हमारी प्रार्थना कंप्लीट हो चुकी है जी। अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब लास्ट क्लास में सराज बहुत गर्मी है, पानी पीते रहना। हर्षित तुम कहो तो मैं पानी के टब के अंदर बैठ के पढ़ा दूं आज। जैसे आप बोलोगे हर्षित जैसे बोलेगा। अगर आप बोलोगे शावर चला दूं ऊपर, साथ साथ नहाता रहूंगा, साथ साथ पानी पीता रहूंगा, साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, जैसे आप बोलोगे वही कर लेंगे जी। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो जी। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट किया था, चार्जिंग सेक्शन जी। सेक्शन नंबर 9 हमने कंप्लीट किया। सेक्शन नंबर 9(1) हमारा हो गया, 9(2) हमारा हो गया, 9(3) हमने कर लिया, 9(4) हमने कर लिया, 9(5) हमने कर लिया और बस 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5) ये सारे प्रोविज़न हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अब डायग्राम मैंने कंप्लीट बनवा दिए थे। एग्जाम्शन की एंट्री जो जो रिवर्स चार्ज से लिंक करती थी वो भी हमने सारी कंप्लीट कर ली थी और जो भी क्वेश्चंस थे ना वो भी हमने साथ में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। उम्मीद करूंगा आपने एक बार फटाफट से उसकी रिवीजन कर ली होगी। अब जो आज और कल हमें चैप्टर करने हैं ना, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में मतलब बहुत रेयरली बनते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ये चैप्टर एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, बट फिर प्रोफेशनल में क्यों डाले? क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर पूरा जीएसटी एक्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है वो ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं? क्योंकि इस चैप्टर में ना जो लिमिट्स हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही बन सकते हैं और वो एमसीक्यूज के अंदर ही बन सकते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशनल के एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं सकता। देखो सिंपल सी बात है, बनने से कहाँ से बनेगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो चैप्टर हमारे सिलेबस में है, करने हमें जरूरी है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। तो आज हम एक चैप्टर करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का जी। उसको आज हम स्टार्ट करके आज ही कंप्लीट कर देंगे। फिर कल हम एक और चैप्टर करेंगे ऑडिट का, कि जीएसटी में ऑडिट कौन कौन से हैं, उसको भी कल स्टार्ट करेंगे और कल ही कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी वाला। फिर जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको स्कीम कौन सी मिलती है, उसमें हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा एग्रीगेट टर्नओवर का, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ज़बरदस्त मैं डायग्राम बनवा दूंगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट वो काफ़ी बात की बातें हैं। अभी जो आज हमें मेन चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 13
उस चैप्टर को टिक कर लेना कि हाँ भाई ये चैप्टर हमारा हो गया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जी, चैप्टर हमारा है 13, उस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब इस चैप्टर में ना सबसे मजे की बात क्या है, सिर्फ आपके 2 सेक्शंस हैं और जो भी आपके रेलिवेंट रूल्स होंगे उसको मैं साथ में ही लिखवा दूंगा जी। तो मेन मजे की बात यह है कि इस पूरे चैप्टर में 2 ही सेक्शन हमें करने हैं, एक तो सेक्शन नंबर 35 हमें करना है और एक 36 हमें करना है। जहां ये दोनों सेक्शन खत्म हो जाएंगे ये चैप्टर हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जी। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा मतलब मेरे से अगर एग्जीक्यूटिव पढ़ा हुआ है तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने एग्जीक्यूटिव में ना आपको एक्ट नहीं दिखाया था, 1 या 2 पेज का एक डायग्राम बनवाया था, उसी डायग्राम में सारी बातें लिखवा दी थी। तो 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा वो चैप्टर खत्म हो गया था। बट अब हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे एक्ट से। पहले हम पढ़ेंगे एक्ट से, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर मैं डायग्राम बनवा दूंगा, फिर सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे ना वो इसमें सारे कवर हो जाएंगे जी। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पेज नंबर आपका है, पेज नंबर 65। जो आपकी एक्ट वाली बुक होगी ना, जो आपकी एक्ट वाली बुक होगी उसमें पेज नंबर 65 होगा, और जो आपकी दूसरी बुक होगी उसमें चैप्टर नंबर 13 होगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब चैप्टर हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कह रही, उसमें 2 सेक्शन हमें कवर करने हैं, 2 सेक्शन हमें कवर करने हैं। एक तो सेक्शन नंबर 35 हमें कवर करना है और एक 36 हमें कवर करना है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर एक बात बताओ, जैसे अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं तो फिर गवर्नमेंट ने 2 सेक्शन क्यों बनाए, मतलब एक ही सेक्शन में काम हो जाता तो अच्छी बात ना होती, 2 सेक्शन क्यों बनाए, उसका एक रीजन है। अब सेक्शन 35 ये बात कहता है कि किस पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, ये सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 35 में है। और जिसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जोन से भी मेंटेन करने हैं, जैसे भी मेंटेन करने हैं, वो कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, वो सारी की सारी बातें 36 में है। तो 2 सेक्शन हमें करने हैं। पहली बात, किसको मेंटेन करने हैं, कौन कौन से मेंटेन करने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, वो सारी बातें 35 में है। और जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उसको कितने साल तक मेंटेन करने हैं, कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, वो सारी की सारी बातें 36 में है जी। तो 2 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, उसके लिए 35 पढ़ना पड़ेगा, और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा कितने टाइम तक मेंटेन करने होंगे उसके लिए हमें 36 पढ़ना पड़ेगा। अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब 1 बाय 1 ना सेक्शन की रीडिंग करते हैं। सेक्शन नंबर 35 कहता क्या है, आओ जी एक बार सेक्शन नंबर 35 के पहले मैं ये क्लियर कर दूं। सेक्शन नंबर 35 जो हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का है उसके टोटल मिला के 6 सब सेक्शन है। सेक्शन 35 जो हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का है उसके टोटल मिला के 6 सब सेक्शन है। आपको मैं एक बार दिखाता हूं जी। ये देखो सब सेक्शन नंबर 1, ये आपका 1 है जी। उसके बाद फिर आपका सब सेक्शन नंबर 2 निकल के आएगा, उसके बाद 3 निकल के आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सब सेक्शन नंबर 4 आएगा। आपके लिए खुशखबरी ये है कि सब सेक्शन 5 यहाँ से ओमिट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। उसका रीजन क्या है आप सब जानते हो, जीएसटी में ऑडिट खत्म हो चुका है। वैसे ऑडिट आज भी है, बट जो जीएसटी में टर्नओवर वाला ऑडिट था ना, आपने एग्जीक्यूटिव में किया होगा कि जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर थी, कुछ सालों में लिमिट 5 करोड़ थी, ऑडिट कौन करेगा, सीए और सीएमए करते थे, याद है आपको, वो ऑडिट अब डिलीट हो चुका है। मतलब अब जीएसटी में सेल्फ सर्टिफाइड ऑडिट होगा, मतलब हमें खुद ही साइन करने पड़ेंगे। अब हमें सीए और सीएमए की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सीएस के पास, मतलब सीएस के पास वैसे भी जीएसटी ऑडिट अभी था नहीं, बट अब मे बी उन्होंने मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा उन्होंने डिलीट क्यों किया भाई। या तो सीएस के पास नहीं था इसलिए उन्होंने कहा ऐसे की तैसी, ना तो सीए वालों को मिलेगा ना सीएमए वालों को मिलेगा, या उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना था। मतलब वो कहते हैं कि एसएससी परेशान ना हो, एसएससी को दिक्कत ना आए, कंप्लाइंस कम से कम हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया जी, यहां से ऑडिट वाला पॉइंट डिलीट कर दिया। ठीक है, हाँ देखो बच्चा कह रहा है सर पता है इसलिए तो डिलीट किया है क्योंकि सीएस के पास तो था नहीं, तो उनको लगा भाई जो ऑडिट सीएस के पास नहीं है तो वो सीए और सीएमए के पास कैसे है, इसलिए उन्होंने पॉइंट नंबर 5 खत्म कर दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मुझे भी यही लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यही सोचा है पक्का कि हाँ भाई सीएस के पास नहीं है तो सीए और सीएमए को हम क्यों दें। ठीक है, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में जो हम चैप्टर करेंगे कुछ ऑडिट आज भी जीएसटी में है, वो जर्नल और स्पेशल ऑडिट है।
मतलब जो मेन आपका टर्नओवर वाला ऑडिट था ना, अब वो जीएसटी से खत्म हो चुका है। अब ना तो वो सीए करेंगे ना वो सीएमए करेंगे, हमें खुद ही उस पर साइन करने पड़ेंगे। सेल्फ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है आज, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 यहां से खत्म हो चुका है जी। उसके बाद देखो फिर पॉइंट नंबर 6 गवर्नमेंट लेकर आई, मतलब सब सेक्शन नंबर 6। तो टोटल मिला के सेक्शन 35 में 6 सब सेक्शन हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर सेक्शन नंबर 36 हम स्टार्ट करेंगे जी। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, भाई कितने टाइम तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करने हैं, कितने टाइम तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, वो सारी की सारी बातें 36 में आएंगी जी, ठीक है। अब वन बाय वन ना टोटल इन 6 सब सेक्शन में कौन कौन सी बातें लिखी हैं, आओ जी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट करो। देखो बिल्कुल सिंपल है सर, मतलब चैप्टर इतना गिरा हुआ है ना, सही बता रहा हूं, इतना गिरा हुआ चैप्टर उठाना पड़ेगा आपको। बस सो मत जाना सर, क्योंकि पूरी थ्योरी है, पूरी थ्योरी। मैं सही बताऊं, मैं मतलब उस पर झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पहले सोच रहा था कि ये चैप्टर ना आपको मैं रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। बट फिर मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं लाइव आ गया। मैं कहा चलो लाइव ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम पता है कि इस चैप्टर में पूरी थ्योरी है, मतलब कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी समझने वाला पार्ट नहीं है। सिंपल सिंपल बातें हैं, उसको पढ़ना है और समझना है, बस यहाँ पे सेट करना है। चैप्टर बिल्कुल बच्चों वाला है। और आप खुद कहोगे सर चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बट हाँ हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जी, ठीक है जी। आओ जी एक बार देखते हैं जी, एक बार चेक करो सेक्शन नंबर 35 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। पहले देखो सेक्शन नंबर 35(1) क्या कहता है, बहुत ध्यान से पढ़ना सर। 35(1) में क्या लिखा हुआ है? 35(1) कहना चाह रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, बस 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 यहीं तक पढ़ना है जी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब क्या है? पहले मुझे बताओ, एवरी पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, एवरी पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, या एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड लिखा हुआ है जी? हाँ, आप तो नहीं सो जाओगे सर। अरे अनुज कैसी कैसी बात कर दी, मुझको बताओ फटाफट से बताओ। यहाँ पे नालायक, आप तो नहीं सो जाओगे। मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी पर्सन वर्ड लिखा है या एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड लिखा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड लिखा है। मतलब पहली बात तो वो कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करनी है ना, हर पर्सन को मेंटेन नहीं करनी, जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उसको मेंटेन करनी है जी। जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उसको मेंटेन करनी है। अब आप में से कोई बताएगा रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं? भाई इसने बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं आपको मैं दिखाता हूं जी। रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 294 के अंदर है। सेक्शन 294 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन मींस ए पर्सन who is registered under section 25 but does not include a person having a unique identification number। मतलब जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होते, और उनको छोड़ के जो भी सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड हो जाएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ तो सर ये रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 25 में जो होंगे उसको हम बोलेंगे, तो आपने तो हमें कहा था ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, तो वो नहीं होता क्या उसका मतलब? नालायक को याद करो, वो था टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं। सर वो जो आप मुझे डेफिनेशन बता रहे हो ना कि पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, वो सेक्शन 2107 में टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन रजिस्टर्ड पर्सन की नहीं थी। रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं? ऐसा पर्सन जो सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है बट जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो इसमें कवर नहीं होंगे। अब बच्चा कहता है सर फिर सेक्शन 25 में जो पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड पर्सन। तो सेक्शन 25 में क्या लिखा हुआ है आपको मैं वो भी दिखा देता हूं जी। आपके सामने सेक्शन 25 भी देख लो, और सेक्शन 25 में वही लिखा है जो ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा हुआ है। देखो क्या लिखा है सेक्शन 25 में क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज लाइबल टू बी विद इन
ही इज सो लाइबल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब वही जो लोग 22 में रजिस्टर्ड हैं, जो लोग 24 में लाइबल हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे तो सेक्शन 35 में वर्ड लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब बच्चा ये बात कहता है सर मतलब जो लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, मतलब जैसे आप ना 22 में कवर नहीं हो, आप 24 में कवर नहीं हो, आपने अपनी मर्जी से जीएसटी में मान लो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो क्या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाले रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होते? तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? कह रहे नहीं मतलब वो आपने बोला ना भाई रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स जो सेक्शन 25 में डिफाइन है। अब एक बात दोबारा पढ़ो, आपने क्या बोला अभी अभी अभी? हेलो हेलो अंकल, हेलो हेलो भैया 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 भैया, इधर प्लीज यार, प्लीज प्लीज इधर इधर, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। क्या बोला आपने? आपने बोला वो पर्सन जो रजिस्टर्ड है 25 में, तो अभी हमने 25(1) पढ़ा है सर, 25(1) पढ़ा है, उसके बाद 25(2) भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और आपको मैं दिखाऊं 25(3) में देख लो इन्होंने वॉलंटरी की बात भी की हुई है। तो सिंपल से बताओ, उसने ये नहीं कहा कि जो पर्सन रजिस्टर्ड है 25(1) में, 25(1) में जरूर लिखा है 22 और 24, अगर आप हम आगे रख के करेंगे 25(3) उसमें क्या लिखा होगा, अगर अपनी मर्जी से भी करवा लोगे तो भी आप रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। बट यहाँ पे लिंकिंग थोड़ी सी आ गई थी। लिंकिंग कैसे आ गई थी? सेक्शन 35 ने बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं हम वो देखने के लिए गए, फिर उसमें लिखा था 25, हम फिर 25 देखने के लिए गए। तो क्रक्स बस ये निकल के आ रहा है कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, चाहे वो 22 में है, चाहे वो 24 में है, चाहे वो अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुका है, वो सब लोग जो होंगे वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, कहीं ना कहीं टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन का क्रक्स ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रहा है। आप देखोगे कहीं ना कहीं टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन का क्रक्स ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रहा है। फर्क बस ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उनको यहां से बाहर निकाला गया। मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का डन है। अब एक बार 35 प्लस दोबारा आ जाओ जी। तो 35 ने पहली बात बोली, 35 ने बोला जी बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करने हैं वो सबको मेंटेन नहीं करने, जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होगा उसको मेंटेन करने हैं। चलो अच्छी बात है। तो फिर उसने बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल, मैंडेटरी है जी, मैंडेटरी है, मतलब ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। इट मींस अगर कोई आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हेलो भैया, अंकल अंकल इधर इधर सुनना, अंकल इधर सुनना, एक बात बताओ हर्षिल, हर्षिल एक बात बताना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने अगर उसकी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करेगी, अगर उसकी टर्नओवर 60 लाख क्रॉस करेगी, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करेगी, या स्टार्टिंग से मेंटेन करने हैं, स्टार्टिंग से। उसने ये नहीं कहा सर अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर होगी, वो कह रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन at his principal place of business as mentioned in the certificate of registration a true or correct statement। क्या कहना चाह रहे हैं जी? कि कोई भी आदमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उसकी टर्नओवर चाहे जितनी भी हो, उसको स्टार्टिंग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कहां मेंटेन करने हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करने हैं जी। कहां मेंटेन करने हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो उसने आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर बताया होगा कि मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये है। ऑलवेज आपको बताना पड़ता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो जो मेरा ऑफिस है उसको मैंने वहां बता रखा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर मान लो कल गवर्नमेंट अगर चेकिंग करने के लिए आएगी तो वो मेरे घर में नहीं आएगी, मेरे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगी। सारे डॉक्यूमेंट मुझे वहां मेंटेन करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला जी? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है। कहां मेंटेन करने हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में एज मेंशन, जो आपने मेंशन किया था, किसमें मेंशन किया था? इन दी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आपके पास एक जीएसटी REG 06, मैं दोबारा बोलूंगा, एक जीएसटी REG बिल्कुल कवर होगा जी। हर्षिल मैंने यही तो आपको बताया कि जो वॉलंटरी रजिस्टर्ड होगा वो भी यहां पे कवर होगा जी। सभी लोग कवर होंगे, चाहे वो 22 में है, चाहे वो 24 में है, चाहे वो वॉलंटरी रजिस्टर्ड है, सभी लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है। बस ये बात ध्यान दो जी। एक बार दोबारा बोला मैंने, क्या बोला जी? कहां मेंटेन करने हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में।
ठीक है जी। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो लिखा होगा वो होगा जी। अब एक बात मुझे बताना चाहिए, एक फॉर्म होता है GST REC 06, वो होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, उसमें ऑलवेज लिखा होता है कि मेरा प्रिंसिपल प्लेस क्या है। अब अगर मान लो वहां पे कुछ अलग लिखा है और बाद में मैंने प्रिंसिपल प्लेस चेंज कर दिया और मैंने अमेंडमेंट नहीं करवाई, तो गवर्नमेंट वहीं पर आके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगी जो आपने सर्टिफिकेट के अंदर दिखाया था। तो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि अब तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस क्या है, या तो अमेंड कर दो, अगर तुमने अमेंड नहीं किया तो जो भी तुमने सर्टिफिकेट में दिखाया था वही तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनेगा और वहीं तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो जी, इतने से पैराग्राफ में हमारी दो बातें निकल के आ गई। सबसे पहली बात, हाँ जी, सबसे पहली बात क्या निकल के आ गई सर? सबसे पहली बात तो ये निकल के आ गई कि जो आदमी GST में रजिस्टर्ड होगा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जी, ठीक है जी। और जो आदमी GST में रजिस्टर्ड नहीं होगा अभी तक, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। मेंटेन कहां पे करने हैं? उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा उसको वहां मेंटेन करने होंगे जो उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन किया होगा। अच्छा, अब देखना कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है जी। सबसे पहले गवर्नमेंट कह रही है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, आपने कितना गुड्स प्रोड्यूस किया, कितने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई, आपने कितना सामान परचेज किया, कितना सामान सेल किया, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। कितना स्टॉक पड़ा है वो मेंटेन करना है। IT से कितना बिल किया वो मेंटेन करना है। कितना GST पे कर चुके हो, कितना पे करना है वो मेंटेन करना है। और सच अदर पर्टिकुलर एज में प्रिस्क्राइब, और भी कुछ हैं जो गवर्नमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगी। और कौन से हैं वो मैं अभी आपको नोट डाउन करवा दूंगा। वो थोड़े बहुत हैं, 4-5 हैं, वो अलग अलग केस में अलग अलग डिफाइन है। मतलब नॉर्मली ये तो सबको मेंटेन करने हैं, इसको छोड़ के और भी मेंटेन करने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या प्रिस्क्राइब करेगी, उसके बेस में जो भी वो बोलेगी ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। अच्छा, एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ। अब इसने बोला कि मुझे ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, बट अगर मेरे मान लो मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर मेरे मान लो मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा? तो देखो ये क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस एक से ज्यादा है इन द स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब मैंने RC के अंदर ना 3-4 प्लेस ऑफ बिजनेस बताए कि जहां से मैं मेन काम करता हूं। तो अगर 3-4 प्लेस ऑफ बिजनेस बताए हैं उस केस में क्या होगा? द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब फिर आपको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्हीं जगह पे मेंटेन करने पड़ेंगे जो आपने बताए हैं जी। फिर आपको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्हीं जगह पे मेंटेन करने पड़ेंगे जो आपने बताए हैं। तो सिंपल सी बात है, वैसे तो मेंटेन करने हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, बट अगर आपके मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस होंगे तो जहां पे आपने प्लेस ऑफ बिजनेस बताया होगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको वहीं मेंटेन करने पड़ेंगे। बस ये बात ध्यान दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अच्छा, बच्चा कहता है सर जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो वो मैनुअल मेंटेन करने हैं, ऑनलाइन मेंटेन करने हैं? मतलब जैसे 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 वो होता था भाई, आजकल हम जैसे होता नहीं वो ऐसे ऐसे चश्मा नीचे करके ये अच्छा ओके, ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके, इधर इधर इधर, छोटू इधर आके बैठो, चाय लेके आओ, ओके। तो सर ये जो मतलब ऐसे करके हमें मैनुअल मेंटेन करने हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन भी कर सकते हैं? भाई क्या हम ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हैं? गवर्नमेंट कहती जिਵੇਂ मर्जी मेंटेन करो, जैसे मर्जी मेंटेन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्योंकि अभी सभी लोग ऑनलाइन मेंटेन करना जानते नहीं है, अभी सब लोग कंप्यूटर चलाना जानते नहीं, अभी GST नए नए हैं, तभी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है चाहे ऑनलाइन मेंटेन करो चाहे मैनुअल मेंटेन करो, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से मतलब है, तुम कैसे मेंटेन कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, provided further that registered person may keep and maintain such accounts and other particular in electronic form in such manner as may prescribe। ठीक है जी, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन करने हैं। अब वो कैसे मेंटेन करने हैं वो गवर्नमेंट आपको रूल्स में डिफाइन कर देगी कैसे मेंटेन करने हैं। तो जी अब मुझे बताओ, अब जाके 35(1) हमारा कंप्लीट हो गया। तो 35(1) ने आशिमा प्लीज सीधो के बैठो जी, श्रुति सीधो के बैठो, बोलो ओए 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 ओए, हेलो हेलो हेलो, गौरव गौरव सीधो के बैठो नालायक। आपको मैंने पहले भी कहा था सोना नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं सोना। मुझे फटाफट से आंसर बताओ। हाँ जी,
मुझे फटाफट से आंसर बताओ जी। अब सोच के बताओ जी, कौन मेंटेन करेगा? कौन मेंटेन करेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन किसको छोड़ के जी? किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, किसको छोड़ के? हाँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वालों को छोड़ के वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। उसके बाद फिर कहाँ मेंटेन करने हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करने हैं। कौन कौन से मेंटेन करने हैं? एक तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कौन कौन सी है वो मेंटेन करने हैं। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई कौन कौन सी है वो मेंटेन करने हैं। आईटी से कितना अवेल कर लिया वो मेंटेन करने हैं। कितना जीएसटी पे कर दिया, कितना जीएसटी पे करना है वो मेंटेन करने हैं। उसके बाद कितना स्टॉक मेरा बैलेंस बचा वो मेंटेन करने हैं। और अदर पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब वो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फिर गवर्नमेंट ने बोले अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो फिर जितने प्लेस ऑफ बिजनेस होंगे उन सबके वहीं पर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला जी? अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो मैनुअल और ऑनलाइन आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, मैनुअल ऑनलाइन कैसे भी। हाँ, आगे जाके मे बी गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे जब जीएसटी बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में कई सारी दिक्कतें हैं, तभी गवर्नमेंट ने बोला मैनुअल करो, ऑनलाइन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। डन है जी। चलो अब यहां पे आओ जी, अब एक बार यहां पे आओ। अब ये तो हो गया 35(1). अब 35(2) पे आने से पहले एक बार 35(1) दोबारा पढ़ लो। एक बार 35(1) ना दोबारा पढ़ लो। पढ़ना जी, एक बार 35(2) दोबारा पढ़ना जी। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त। 35(1) पढ़ लिया दोबारा। चलो अब एक बात में सोच के बताओ, 35(1) किसे कवर कर रहे हैं? 35(1) किसे कवर कर रहा है सर? किसको कवर कर रहा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है? सोच के बोलना सर, सोच के बोलना। जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी हैं? जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, अरे कहाँ पे? हाँ, शायद मेंटेन करने पड़ेंगे, नहीं, हाँ, नहीं। एक बात मुझे बताओ, अगर कोई आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो क्या उसको मेंटेन करने जरूरी है? आंसर इज नो ना। बट गवर्नमेंट कहती है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होंगे, उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होंगे उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और गवर्नमेंट 2 लोग यहां पे बता चुकी है। इट मींस ये 2 लोग ऐसे हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, ये 2 लोग ऐसे हैं कि अगर ये आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड भी है ना तो भी इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बट वो बात अलग है, सारे मेंटेन नहीं करने, कुछ मेंटेन करने, बट करने जरूर हैं। अब बच्चा ये बात कहते हैं सर है नहीं, मतलब जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, भाई जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने? आंसर इज यस। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो भी आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। अब बच्चा कहता है सर तो ये अनरजिस्टर्ड वाले केस में क्यों मेंटेन करने, मतलब क्या रीजन है? और ऐसे 2 लोग कौन कौन से हैं? भाई जो लोग अनरजिस्टर्ड भी हैं तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। सबसे पहला एग्जांपल गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई वेयर हाउस का ओनर है, अगर कोई वेयर हाउस का ओनर है, या अगर कोई वेयर हाउस का ऑपरेटर है, कौन है जी? या तो वेयर हाउस का ओनर है या वेयर हाउस का ऑपरेटर है, या दूसरा गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है अगर वो ट्रांसपोर्टर है, मतलब ट्रक चलाने वाला है। अब अगर वो ट्रांसपोर्टर है, या अगर वो वेयर हाउस का ओनर है, या अगर वो गोडाउन का ओनर है या ऑपरेटर है, उस केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी हैं, चाहे गवर्नमेंट ने क्या बोला तुम जीएसटी में अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो। अब बच्चा ये बात कहता है सर मेरे को नहीं मतलब समझ नहीं आया सर, नहीं, ये मतलब कहना क्या चाह रहे हो? भाई जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, मैं कह रहा हूं चाहे वेयर हाउस का ओनर ही क्यों ना हो, उसको भी मेंटेन क्यों करने हैं? भाई सिंपल बता सर, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं नहीं खेल रहा आपके साथ, कोई ये बात थोड़ा होती है भाई, ये कोई बात थोड़ा ही। भाई जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है उसको मेंटेन करने हैं। अब रीजन सुनो क्यों मेंटेन करने हैं, रीजन सुनना।
सर गवर्नमेंट को पता लगा, जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए एक बात बताओ, आज जितनी बड़ी स्मगलिंग होती है ना, जब भी बड़ी बड़ी स्मगलिंग होती है, मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, बड़ी बड़ी स्मगलिंग में हमेशा या तो ट्रांसपोर्टर मिले होते हैं या वेयरहाउस ओनर मिले, मतलब जो वेयरहाउस के ओनर है वो मिले होते हैं जी। मैं दोबारा बोलूंगा जी, आज जितनी बड़ी बड़ी स्मगलिंग हो रही है उसमें नॉर्मल या तो ट्रक वाले मिले होंगे या फिर कौन मिले होंगे, वेयरहाउस के ओनर मिले होंगे। क्योंकि एक बात बताओ, आर गुड्स दो ही जगह पे तो जाता है, या तो वेयरहाउस का जो मतलब जहां या तो वेयरहाउस में जाएगा या फिर वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टर, जब तो ट्रांसपोर्ट होगा तब स्मगलिंग की बात होगी। आपने कई बार देखा होगा आज सर ट्रकों में ना लोग चरस, गांजा, ये टबैको सब छिपा छिपा के बेचते हैं। नहीं पता आपको, रियलिटी नहीं पता सर, मैं से बता रहा हूं, आज बहुत लोग बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। ये उसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऐसा गवर्नमेंट क्यों लेकर आई। जैसे मान लो सामने एक बच्चे का नाम है, क्या नाम है बच्चे का, अंशिता, मान लो अंशिता का नाम है, तो अंशिता का ना एक वेयरहाउस है, अंशिता यहाँ बैठी है आराम से, अंशिता मान लो CS बन गई है, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं CS बनने में, अंशिता कह रही है सर अब तो मैं CS बन गई हूँ, तो अब जो मैं है मान लो आगे अपना फर्दर काम करूंगी। मैं कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अंशिता मान लो, अंशिता का ना वेयरहाउस है, तो अंशिता का वेयरहाउस है, तो अंशिता यहाँ पर बैठे वेयरहाउस के पास, तो मुझे ना पता लगा, मान लो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैंने अंशिता से पूछा, मैंने कहा अंशिता तुम्हारे वेयरहाउस में यहाँ सामान पड़ा है, तो ये सामान किसका है, नहीं मेरे को ये बताओ ये सामान है किसका। तो अंशिता ने कहा सर मुझे नहीं पता भाई, ये लोग रजिस्टर में एंट्री पता नहीं करके गए हैं, पता नहीं करके नहीं गए, तो हमें तो पता नहीं ये सामान किसका है। अब गवर्नमेंट के लिए एक बात बताओ यार, तुम बिल्कुल नालायक हो क्या, मतलब तुम्हारे वेयरहाउस में सामान पड़ा है और तुम्हें ये नहीं पता वो किसका है, तो कितनी बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा सर मैं क्यों मेंटेन क्यों करूंगा भाई, वहां पे लिखा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो मैं 22 या 24 अगर मैं वॉलंटरी करूंगा तभी तो मेंटेन करूंगा भाई, अभी तो मैं रजिस्टर्ड हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब कम से कम ये तो बता दो इसका कंसाइनर कौन है, कम से कम तो इसका कंसाइनी कौन है, सामान कहां से आया, किसका सामान है, कुछ डिटेल तो दो। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी दिक्कत आती थी कि ये पता ही नहीं लगता था कि हाँ भाई सामान कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। रीजन एक बहाना कि हम अनरजिस्टर्ड हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन क्यों करें। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है भाई साहब कि अगर आप वेयरहाउस के ओनर हो, अगर आप वेयरहाउस के ऑपरेटर हो या ट्रांसपोर्टर हो, तो आपको हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, मैंडेटरी है, चाहे तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो जी। ठीक है जी, देखो यहां पे क्या लिखा है जी, एक बार यहां पे चेक करो, देखो जी, एवरी ओनर और ऑपरेटर or warehouse or godown or any other place used for storage of goods and every transporter irrespective of whether he is registered or not shall maintain records of the consignor, consignee and other particular as may prescribe। ये आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, मतलब कम से कम कंसाइनर कंसाइने के तो करने हैं, इसके अलावा जो भी करने होंगे वो डिटेल हम तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे जी। और फाइनली वो डिटेल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा चुकी है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। बस अभी इतना सुनना कि तो कंसाइनर कौन है, मतलब ये सामान कहां से आया वो पता होना चाहिए, ये सामान किसका है ये पता हो, इन दोनों की डिटेल तो 100% होनी चाहिए। बाकी जो भी आप सामान डिलीवर कर रहे हो, ठीक है जी, उसकी डिटेल चाहिए नहीं चाहिए जी, या कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, इन दोनों को छोड़ के वो भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर चुकी है। बट अभी इतना समझो, आज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं, नहीं पढ़ने पड़ सकते, मेरे को ये बताओ क्या जीएसटी में, आंसर देना जी, सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है क्या उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं? हाँ जी, श्रुति आंसर दो ना। हर्षित, विवेक, वत्सल, नमन, मनीष, सौम्या, ऋतिक, जल्दी आंसर दो जी। जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकती हैं? यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं। तो यहां पे देखो वही लिखा है जी,
एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ ए वेयर हाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज एंड एवरी ट्रांसपोर्टर ठीक है जी, irrespective of whether he is registered or not shall maintain records of the consignor consignee and other particular as may prescribe। ये आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो गवर्नमेंट करी ट्रांसपोर्टर, हाँ जी, ट्रांसपोर्टर और जो वेयरहाउस के ओनर होंगे या ऑपरेटर होंगे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं। कब मेंटेन करने पड़ेंगे? अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं। कंसाइनर कंसाइनी के तो करने पड़ेंगे, इसको छोड़ के भी करने पड़ सकते हैं, बस ये बात ध्यान दो जी, वो गवर्नमेंट आपको डिफाइन करेगी। डन है जी। तो 2 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। पहले पॉइंट ने बोला कि जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और फिर दूसरे पॉइंट ने बोला कि जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अच्छा एक बात मुझे बताना जी, अब दिमाग में मुस्कान समझ में आ गया? पक्का, बहुत बढ़िया। अब मुस्कान मुझे आंसर देगी। मुस्कान एक बात मुझे बताना, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मान लो गवर्नमेंट को ये लगता है कि यार ये ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ज्यादा हैं, मतलब मुझे इतने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करवाने, तो क्या गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ पर्सन को नोटिफाइड कर सकती है कि इनको कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? सोच के बोला, खुद बताना, क्या गवर्नमेंट अपने पास ये पावर रखेगी नहीं रखेगी कि हाँ भाई इनको कम मेंटेन करने हैं, इनको नॉर्मल से भी ज्यादा करने हैं? क्या ये पावर गवर्नमेंट के पास होगी या नहीं होगी? यस होगी। पॉइंट नंबर 3 और 4 उसके हैं जी। पॉइंट नंबर 3 और 4 उसके लिए है कि जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई, लोग कहते हैं भाई हम इतने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं इतने मेंटेन नहीं कर सकते, हम छोटे बिजनेस, तो गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है हम तो बेनिफिट दे रहे हैं, तो इन लोगों को कम मेंटेन करने, इनको ज़्यादा मेंटेन करने। तो ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये दोनों पावर के हैं। देखो क्या लिखा है, द कमिश्नर में नोटिफाई ए क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्पज एज में बी स्पेसिफाई। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो नॉर्मल है वो तो मेंटेन करने हैं, किन लोगों को एडिशनल मेंटेन करने हैं वो भी गवर्नमेंट करी हम तुम्हें बता देंगे जी। तो सिंपल सी बात है रही, जिन लोगों को एडिशनल मेंटेन करना है, कमिश्नर में नोटिफाई ए क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट फॉर सच पर्पस एज में बी स्पेसिफाइड देयर। डन है जी। अच्छा, अब जिनको कम मेंटेन करने पड़ सकते हैं, देखो जी, where the commissioner consider that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain in accordance with the provision of this section, he may, for reason to be recorded in writing, permit such class of taxable person to maintain accounts in such manner as may notified। मतलब कमिश्नर के पास एक पावर है कि वो कुछ लोगों को नोटिफाइड कर सकते हैं, उसको वही मेंटेन करने पड़ेंगे जो कमिश्नर बताएगा, उससे ज्यादा मेंटेन नहीं करने। मतलब रिलैक्सेशन और एडिशनल ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की पावर कमिश्नर के पास है। तो अगर कमिश्नर चाहे तो ज्यादा मेंटेन करने पड़ सकते हैं, और अगर कमिश्नर चाहे तो कम मेंटेन करने पड़ सकते हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। अब देखो 4 सब सेक्शन हो गए, क्या पता लगा? झूठ मत बोलना। देखो एक बच्चा सो गया, एक बार सो गया, चलो कोई बात नहीं, उठाना, एक बार उठाना इसको, उठाओ। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? चाय फैन मट्ठी, तो यहाँ का जगराता चल रहा है? मुझे कह रहा मतलब ना वो एकदम ये लग रहा था जैसे आप प्रवचन दे रहे हो, सर आज मैं क्या जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेर वाली माता दर्शन पाएंगे। आंसर दो मुझे यहाँ पे, दर्शन पाएंगे? हाँ। अब मुझे सोच के बोला जी, बिल्कुल बच्चों वाली बातें चल रही हैं जी, बिल्कुल बच्चों वाली बातें चल रही हैं। अंशिता इसमें क्या रिपीट करना है बताओ? इसमें भी रिपीट करना है? बताओ, इसमें भी रिपीट करना है? लो जी, निशा कह रही है कौन सा कमिश्नर? कोई भी कमिश्नर सर, कोई भी कमिश्नर, चाहे वो चीफ कमिश्नर हो, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हो, कोई भी हो जी। ठीक है जी। हर्षित, मैंने पहले भी कहा था टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन इन दोनों का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वालों को इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो ना वो लोग बाहर निकाल दिए तो ऑब्वियस सी बात है फिर बाकी लोग क्या बने? टैक्सेबल पर्सन ही बचे ना, इसलिए टैक्सेबल पर्सन वर्ड यूज हो रहा है। जब वो ऑलरेडी 35(1) से उन्होंने बाहर निकाल दिया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वालों को, इसलिए उनकी तो बात ही नहीं कर सकते, तो यहां टैक्सेबल पर्सन वर्ड लिखा है। ठीक है जी।
चलो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं जी, जिसको इसमें भी डाउट आ रहा है। सिंपल सी बातें मैंने बोली हैं। 35(3) कह रहा है कुछ टैक्सेबल पर्सन नोटिफाइड करेंगे जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा मेंटेन करने हैं, कुछ टैक्सेबल पर्सन नोटिफाइड करेंगे जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम मेंटेन करने हैं। वो डिपेंड करता है कमिश्नर के ऊपर जी, ठीक है। वो पावर गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने पास एक पावर रखी है। और आपको बताऊं, गवर्नमेंट इसका पावर का यूज कर चुकी है। याद करो, याद नहीं करो, नहीं अभी याद नहीं करो, अभी हमारा सेक्शन 10 हुआ नहीं है कंसेशनल स्कीम वाला, बट हाँ आपने एग्जीक्यूटिव में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। याद करो, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो नॉर्मली इन्होंने पावर यहां से ली है। तो पावर जो ली है ना उन्होंने यहां से ली है, तो उन्होंने क्लियर किया है कि हाँ भाई कॉम्पोजिट पर्सन जो होंगे ना वो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, कम मेंटेन करेंगे, तो पावर उन्होंने यहां से ली है जी। इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं बना जी, इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं बना, बट मैं ये नहीं कह रहा बन नहीं सकता, और अगर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात, आप खुद समझदार हो। इसमें प्रैक्टिकल क्या बनेगा जी, बताओ इसमें क्या कैलकुलेशन है। इसमें प्योर थ्योरी है जी, प्योर थ्योरी है। कई चैप्टर ऐसे हैं सर प्योर थ्योरी वाले हैं। देखो मैं थ्योरी नहीं कहूंगा, प्रोविजन बेस है, उसमें सिंगल कैलकुलेशन भी नहीं है। तो आपके सामने देखो लो तो है, इसमें कोई कैलकुलेशन कहां से आएगी। इसमें तो यह है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करने हैं बस। उसके बाद आओ जी, सर ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। जहां पे 35(1) है वहां रजिस्टर्ड पर्सन ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप टैक्सेबल पर्सन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चलो अब यहां पे आओ जी, अब आ जाओ सब सेक्शन नंबर 5। ये तो डिलीट हो चुका है जी, इसको मार दो क्रॉस, ये खत्म हो चुका है। पहले ऑडिट करवाना जरूरी था, आपको याद है सीए सीएम में 2 करोड़ की लिमिट होती थी, फिर कुछ केस में 5 करोड़ रुपए की लिमिट थी, तो वो अब काम ही खत्म हो गया, क्लेश ही खत्म हो गया, तो ये डिलीट हो गया जी। अब हमारे काम का कोई काम, मतलब हमारे काम का जीएसटी ऑडिट नहीं है। तो अगर कोई छोटा बच्चा, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ नाना नान बुआ, कोई भी पूछता है ना कि हाँ भाई जीएसटी ऑडिट कितनी टर्नओवर के बाद होता है, तो क्लियर बोल देना जीएसटी ऑडिट खत्म हो चुका है, ठीक है। ऑडिट आज भी है जीएसटी में, जर्नल और स्पेशल, बट जो टर्नओवर बेस वाला ऑडिट था वो डिलीट हो चुका है। 35(5) यहां से वो ओमिट हो चुका है, ठीक है, यहां से ओमिट हो चुका है। अब आ जाओ सब सेक्शन नंबर 6 पे जी। अब सब सेक्शन नंबर 6 देख लो री, क्या है सब सेक्शन नंबर 6 क्या है, देखो री 6 में क्या लिखा हुआ है। सब सेक्शन नंबर 6 ये बात कहना चाह रहा है, देखो री, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, हाँ जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लोज एच ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है जी, हाँ जी इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है जी, जो हमने पढ़ी है इस लाइन का मतलब क्या निकल के आ रहा है, बताना एक बार। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि 17(5) के एच क्लोज में अगर कुछ लिखा है तो वो प्रीवेल करेगा, वो प्रीवेल करेगा, उस केस में ये प्रीवेल नहीं करेगा। मतलब अगर 17(5) के क्लोज नंबर एच में अगर कुछ भी लिखा है ना तो वो प्रीवेल करेगा। बच्चा कहता है सर 17(5) के क्लोज नंबर एच में क्या लिखा हुआ है। वैसे अभी हमने चैप्टर किया नहीं आईटीसी का, कॉम्पोजिशन स्कीम के बाद हम चैप्टर आईटीसी वाला ही करेंगे, उसके बाद हमें आईटीसी वाला चैप्टर ही करना है। बट आपको मैं दिखा देता हूं, देखो ये सेक्शन नंबर 17 है, ये 17 है, उसका सब सेक्शन 1 ये है, सब सेक्शन नंबर 2 ये है, सब सेक्शन नंबर 3 ये है, सब सेक्शन नंबर 4 ये है, और सब सेक्शन नंबर 5 यहां से स्टार्ट हुआ। 5 का एच ये हो गया ए, ये हो गया AA, ठीक है। उसके बाद फिर ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, एच हो गया, एच हो गया, ये निकल के आ गया एच। देखो एच क्या लिखा है, एच क्या लिखा है, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, राइट ऑफ डिस्पोज ऑफ, बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। अब एक्चुअल में 17(5) जो है ना ये आईटीसी ब्लॉक का है, मतलब गवर्नमेंट कहते हैं इन केस में आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, जो भी 17(5) में केस है ना उन केस में कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब वो पॉइंट ये बात कहना चाह रहा है कि एक बार हमें पढ़ते हुए ना पहले वो देख लेना, एक बार पहले हमें पढ़ते हुए पहले वो देख लेना। इसको हमने एक बार देख लिया इसमें क्या लिखा हुआ है, अब एक बार ऐसा करते हैं, अब वो पढ़ते हैं 35 के सब सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है।
आओ जी एक बार देखते हैं जी। तो 17(5) कहाँ गया, 35(666) ये रहा जी। अब ध्यान से पढ़ना जी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लोज एच ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 क्या लिखा है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल, हाँ जी, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू द अकाउंट्स for goods or service or both in accordance with the provision of subsection 1, the PO shall determine the amount of tax payable on goods or service or both that are not accounted for as if such goods or service or both supplied by such person, and the provision of 73-74 as case में shall mutandis apply for determination of tax। क्या कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने 35(1) के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, उसने क्या बोला, रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट्स फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 1, मतलब 35(1). 35(1) में क्या था, रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने हैं, प्रिंसिपल मेंटेन करने हैं, 5 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से, और अदर पर्टिकुलर एज में प्रिस्क्राइब। तो अगर आपने 35(1) के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, तो जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, क्या लिखा है, देखो क्या लिखा उन्होंने, ध्यान से पढ़ना, दी पीओ शैल डिटरमाइन अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन द गुड्स और सर्विस और बोथ दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर। इसका मतलब कि अगर मान लो 200 चीजों का स्टॉक है, मेरे पास 200 बोतल है, मेरे पास 200 बोतल है, अब 200 बोतल में से ना 40 बोतल जो हैं इसका मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, 40 बोतल का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये पड़ी हुई 40 बोतल को भी हम सप्लाई बनाएंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस पे आपको हमें जीएसटी देना पड़ेगा, रीजन आपने कंडीशन ब्रेक किया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, तो क्या कहना चाह रहे हैं जी, ध्यान से, गुड्स और सर्विस और बोथ दैट नॉट अकाउंटेड फॉर एज इफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ हैज बीन सप्लाइड बाय सच पर्सन एंड द प्रोविजन ऑफ 73-74। ये 73-74 पता किसके हैं, 73-74 किसके हैं, डिमांड एंड रिकवरी के, मतलब आपके अगेंस्ट टैक्स की डिमांड हम रेज कर देंगे, और अगर आप टाइमली पे नहीं करोगे हम आपसे कैसे भी करके टैक्स की रिकवरी करवा लेंगे जी। तो मतलब आप समझ सकते हो, रिफंड के सेक्शन कहां से आ गए। हर्षित मैंने कहा भी था सोना नहीं है यार, देखो ये बात थोड़ा होती है सो गए आप, बताओ लास्ट कहां, बताओ लास्ट कहां तक सुना था आपने, जल्दी बोलो लास्ट कहां तक सुना था, लास्ट बिल्कुल लास्ट कहां तक सुना था आपने, लास्ट बिल्कुल सुना था आपने। तो फिर ये रिफंड की बातें कहां हो रही है, रिफंड का सेक्शन 53 है, 54 रिफंड का सेक्शन है, 56 रिफंड का, 55 रिफंड का, यहाँ पे कहां, मुझे तो दिखना है 53, 54, 55 कहां पे, नालायक। 73 और 74 डिमांड एंड रिकवरी के हैं जी। आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, आपके अगेंस्ट हम डिमांड रेज करेंगे, अगर आप डिमांड टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे तो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, वो ये बात कहना चाह रहे हैं सर, नालायक। रिफंड के सेक्शन भी लग जाएंगे। इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा भी था सोना नहीं है, ध्यान रखना है, यहां पे वही बात हो गई। इधर देखो ध्यान से, हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, क्लियर हो गया जी। जबकि आ गई थी उसको, हाँ जबकि आ गई थी, बात नहीं, देखो मैं तो पूछ रहा हूं, बताओ लास्ट कहां तक सुना था भाई, फिर मैं वहां से रिपीट कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, बताओ, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से जी, तो मेरे को ये क्लियर करो, मतलब आप समझ सकते हो, देखो कितना जरूरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। इट मींस अगर आपने जिन गुड्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए होंगे, जिन सर्विस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए होंगे, गवर्नमेंट के उसको डीम्ड सप्लाई बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। 73-74 प्रोविजन लगेंगे डिमांड और रिकवरी वाले, डिपार्टमेंट डिमांड रेज करेगा, आप पेमेंट करोगे, टाइमली पेमेंट नहीं करोगे, डिपार्टमेंट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट सब सेक्शन नंबर 6 बस ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, तो जिन चीजों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे उस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, बात खत्म जी, ठीक है। बच्चा ये बात कहता है, सर आप ना एक बार दोबारा से 35 1 2 3 4 5 6 मतलब इसमें क्या क्या लिखा था, क्रक्स
क्रक्स बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं जी। क्रक्स ये निकल के आ सकता है, देखो 35(1) ने कहा किसको मेंटेन करने हैं, कौन कौन से मेंटेन करने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, कहां मेंटेन करने। ओई कितनी अच्छी लाइन बन गई, पहली बार बनी है लाइन, सही बता रहा हूं। एक मिनट रुकना, किसको मेंटेन करने हैं, ठीक है, उसके बाद कहाँ मेंटेन करने हैं, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से मेंटेन करने हैं, ओके, और फिर कैसे मेंटेन करने हैं। ये 4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं 35(1) में जी। किसको, कहाँ, कौन, कैसे। किसको मिला, कौन मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, ये 4 क्वेश्चन है बस। किसको मिला, कहां मिला, कौन मिला, कैसे मिला। तो गवर्नमेंट कह रही किसको मेंटेन करने हैं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। कहां मेंटेन करने हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। कौन कौन से मेंटेन करने हैं, 5 टाइप के मेंटेन करने हैं भाई। आपका गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्या है, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, आईटीसी, स्टॉक हो गया और अदर पर्टिकुलर, ये मेंटेन करने हैं। और कैसे मेंटेन करने हैं, ऑनलाइन और मैनुअल, कैसे भी मेंटेन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 35(1) है, ये 35(1) है, ठीक है जी। उसके बाद एक और 35(2) में क्या लिखा है, फिर 35(2) कहता है कि जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है ना, उसको मेंटेन करने पड़ सकते हैं, बट 2 लोग होंगे, एक तो वेयरहाउस का ओनर या उसका ऑपरेटर या ट्रांसपोर्टर। इनको मेंटेन करने पड़ेंगे कौन से, कंसाइनर, कंसाइनी और अदर पर्टिकुलर एज में प्रिस्क्राइब। ये 35(2) है। फिर 35(3) ने कहा जी कमिश्नर के पास एक पावर है कि एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं। 35(4) ने कहा पावर है, कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं। 35(5) डिलीट हो गया। 35(6) अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, जिन गुड्स के जिन सर्विस के, उनको डीम्ड सप्लाई बना के आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और 73 और 74 सेक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो ये बातें हमने कंप्लीट की हैं, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें। अगर 2-3 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना भी तो क्या बनेगा, वो ये पूछ लेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करने हैं और कौन कौन से करने हैं। तो किसको में लिख के आओगे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। कौन कौन से में, वो 5 नाम। फिर ये भी लिख के आओगे अनरजिस्टर्ड पर्सन, कौन कौन से, वो 2 नाम, कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, और कैसे मेंटेन करने हैं, ऑनलाइन मेंटेन करने हैं, ये सारी बातें आपको लिख के आनी पड़ेंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर बस बस सर बस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बताओ कि हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तारीख तक मेंटेन करने हैं, हमें ये बताओ। अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने को बोला गया है, इसकी टाइम लिमिट क्या है, मतलब कहां तक मेंटेन करने हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेक्शन 35(6) में आएगा जी। सर 35(6) में 17(5) को कैसे लिंक करेंगे? लवनी सिंपल सी बात है री, 17(5) में आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर उस केस में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं भी किए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 17(5) में जब मैं आपको आऊंगा वहां दिखाऊंगा, उन केस में आईटीसी ब्लॉक है, आपका गुड्स चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर गुड्स चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है उसके, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वही प्रीवेल करेगा, 35(6) प्रीवेल नहीं करेगा जी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो जी कितने साल तक मेंटेन करने हैं, आओ जी साल देख लेते हैं। साल, कितने साल, देखो जी ध्यान से पढ़ना, क्या कहना चाह रहे हैं जी, एक बार पढ़ो। आओ जी, कह रहे हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन required to keep and maintain books of accounts or other records in accordance with the provision of subsection 135 shall retain, ध्यान से, shall retain them until the expiry of 72 month। हाँ जी, अरे भाई क्या कहना लग रहा भाई, अरे भाई सीधे होके बैठ जा भाई, हर्षित सीधे होके बैठो बिल्कुल। बताओ कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, 72 मंथ, 72 महीने। हुई कितने महीने, 72 मंथ। दोबारा बोलना, कितने महीने, 72 मंथ। अच्छा, क्या मैं 72 महीनों को, पहले मैं कोई बताओ, क्या मैं एक महीने को 30 दिन बोल सकता हूं?
हाँ जी, क्या मैं एक महीने को 30 दिन बोल सकता हूं? जल्दी बताओ, क्या मैं एक महीने को 30 दिन बोल सकता हूं? हाँ देखो, मनीष नालायक, अंशिता नालायक, उर्वशी नालायक, लक्ष्मी नालायक, श्रुति नालायक। अरे कमी थोड़ा है नालायकों की, भरे पड़े हमारी क्लास में भाई साहब, भरे पड़े हैं। मैं कह रहा हूं भरे पड़े हैं, भर भर के पड़े हैं। एक बात मुझे बताओ, नालायकों नहीं बोल सकते? 31 दिन का महीना भी तो होता है सर। 30 दिन मतलब 30 दिन, आप एक महीना नहीं कह सकते। तो 30 दिन को एक महीना नहीं बोल सकते, पहली बात तो ये। क्या मैं 72 मंथ को 6 साल बोल सकता हूं जी? क्या मैं 72 मंथ को 6 साल बोल सकता हूं? बताना एक बार जी, जल्दी बोलो। क्या मैं 72 मंथ को 6 साल बोल सकता हूं? यस या नो में बताओ। क्या 72 महीनों को 6 साल, इधर आना भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सारे इधर आ जाओ भाई, सारे इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी नगर, सॉरी लक्ष्मी नगर नहीं, लक्ष्मी कुमारी, उर्वशी, हर्षित, आगे आओ। 72 महीनों को 6 साल बोल सकता हूं? 72 महीनों को 6 साल बोल सकता हूं सर। 72 मंथ को क्या मैं 6 ईयर बोल सकता हूं? 72 मंथ को क्या 6 ईयर बोल सकता हूं? हाँ तो वही तो कह रहा हूं, बोल सकता हूं। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। देखो बच्चे घबरा गए, बच्चे कह रहे हैं नो नो। अरे नालायक को बोल सकते हैं। एक बात मुझे बताना, बच्चे आधे नालायक ही है, आधे नालायक हैं जी, आधे नालायक हैं भाई साहब। आधे डर के मारे कह रहे नहीं नहीं, और क्या बोलोगे? नहीं, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने तो होते हैं। अरे नालायक बच्चों, 72 महीनों को 6 साल बोल सकते हैं। हद हो गई यार, बिल्कुल ही। होते बच्चों कह रहे नो 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 नो, क्या बोलोगे फिर? बताओ ना, बताओ 72 महीने को और क्या बोलोगे? अरे सर ये कोई बात थोड़ा हुई, 72 महीने लिखा है तो 72 महीने ही बोलेंगे, 6 साल क्यों बोलेंगे? सर लिखने वाले ने 72 महीने लिखा तो ऑब्वियस सी बात है वो 6 साल है। 30 दिन एक महीना नहीं हो सकता, 30 दिन एक महीना नहीं हो सकता, 72 महीने 6 साल हो सकते हैं। मेरे को बड़ा मजा आता है आपके साथ खेलने में ना, मजा आता है मेरे को, बजा। ठीक है जी, चलो आगे आओ जी। तो 72 मंथ 6 साल तक मेंटेन करने हैं। तो 6 साल तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कहां से? देखो कहां से, फ्रॉम, ध्यान से, फ्रॉम द ड्यू डेट, फ्रॉम द ड्यू डेट, फ्रॉम द ड्यू डेट of furnishing of annual GST return for the year pertaining to such accounts and records। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? कह रहे 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कहां से? जिस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उस साल की जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, वहां से 6 साल तक तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है जी, वहां से 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। बच्चे कह रहे सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन? यस आई कैन एक्सप्लेन, बिल्कुल आई कैन एक्सप्लेन, यस आई कैन एक्सप्लेन। ये लो मैं एक्सप्लेन करता हूं जी। जैसे मान लो, भगवान झूठ ना बुलवाए, अभी हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर रेलिवेंट है 21-22। ठीक है जी, तो हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस है 21-22 रेलिवेंट है। अब मान लो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट ने कहा 6 साल तक मेंटेन करने हैं। 6 साल कहां से? तो ये साल जो है ना, एक साल की एनुअल रिटर्न जो फाइल होती है, वो पता कब फाइल होती है? वो फाइल होती है अगले साल की 31 दिसंबर या उससे पहले।
शायद अगर आपको बताओ जी, एक साल की जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है ना, वो अगले साल की 31 दिसंबर या उससे पहले फाइल होती है। उसके फॉर्म में होते हैं जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A। नॉर्मल के लिए जीएसटीआर 9 और कॉम्पोजिट स्कीम के लिए जीएसटीआर 9A। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, आपने एक्चुअल एनुअल रिटर्न कब फाइल की, वहां से 6 साल नहीं। आज तो मेरा गला बैठा हुआ है यार बहुत। हाँ जी, एक बार दोबारा से जहां पे आपने एनुअल रिटर्न एक्चुअल फाइल की, वहां से 6 साल नहीं। जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट होगी, वहां से 6 साल नहीं। जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, वहां से 6 साल। सर मतलब समझा नहीं। अगर मैंने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी अगर 15 अक्टूबर को, तो मतलब वहां से 6 साल नहीं कह रहे भाई। जैसे मान लो 31 दिसंबर को ड्यू डेट है। अब अगर 31 दिसंबर को ड्यू डेट है, तो अगर मैंने उससे पहले रिटर्न फाइल कर दिया है, तो 6 साल गवर्नमेंट कहां से कह रही है? आप ध्यान से पढ़ो, कहां से कह रही है गवर्नमेंट, सोच के बताना जी। गवर्नमेंट एक्चुअल डेट से कह रही है, ड्यू डेट से कह रही है? ड्यू डेट से कह रही है। तो हमेशा आपको 2 डेट दी होंगी। वो ये बोलेगा एक्चुअल यहां फाइल की है, ड्यू डेट ये है। तो जो भी ड्यू डेट होगी वहां से 6 साल काउंट करने हैं। और मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अगर आप देखो कहने को 6 साल है, आपको 6 साल से ज्यादा टाइम मिल रहा है। चेक कर लो सर, आप कहने को 6 साल है, बट 6 साल अगर देखो यहां से 6 साल काउंट होते, मैं 6 साल कहता, बट देखो ये 9 महीने एक्स्ट्रा भी तो मिल गए। तो ये 9 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, तो 9 महीने ये 6 साल वो, तो कहीं ना कहीं 6 साल 9 महीने तक मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। क्योंकि 6 साल जो मुझे काउंट करने हैं वो 31 दिसंबर से काउंट करने हैं। बस ये बात ध्यान दो जी, मेरी बात क्लियर होती है जी? डन है जी? तो सिंपल सी बात, बस ये ध्यान देना जी, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कहां से? 6 साल कहां से मेंटेन करने हैं? 6 ईयर फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ एनुअल जीएसटी रिटर्न, और वो 31 दिसंबर है, तो वहां से 6 साल आपको मेंटेन करने हैं। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखना प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत क्या आती थी। प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत क्या आती थी? तो प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत ही आती थी, जैसे मान लो अब मैं बात करता हूं 21-22 की। तो अब ये मेरा साल 21-22 है, ये मेरा साल 21-22 है। तो इस साल के ना मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, भगवान झूठ ना बुलवाए, यहाँ से आपका 31 दिसंबर है, तो यहाँ से 6 साल। तो अगर 31 मार्च 22 है, तो यहाँ पे हो गया 31 दिसंबर 22। तो 31 दिसंबर 22 6 साल, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब मुझे 31 दिसंबर 28 तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे इस साल के। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भाई, मुझे इस साल के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे वो 31 दिसंबर 28 तक फाइल करने पड़ेंगे, मतलब मेंटेन करने पड़ेंगे। तो यहां तक मुझे मेंटेन करने हैं। अब जब मुझे यहां तक मेंटेन करने हैं, तो मान लो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ना मेरे घर में लव लेटर भेज दिया जी। अब गवर्नमेंट ने मेरे घर में लव लेटर भेज दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा विवेक भाई हमें डाउट है तूने कोई घपलेबाजी की है, तो हम तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहते हैं। तो हम तेरे को कह रहे हैं भाई तेरा इतना टैक्स बनता है, इतना इंटरेस्ट है, इतनी पेनल्टी है, चल तू हमारे पास फटाफट से इंटरेस्ट पेनल्टी लेके आ। और मान लो गवर्नमेंट ने ये मेरे घर में नोटिस भेजा फॉर एग्जांपल 25 जून 28 को, तो क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? बिल्कुल करने हैं। उससे पहले नोटिस आ गया, मतलब मुझे गवर्नमेंट पता क्या बोला, 21-22 में तूने चोरी की थी, 21-22 में तूने चोरी की थी, तो 21-22 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब कहां तक मेंटेन कर रहे हैं? यहां तक मेंटेन करने हैं। और नोटिस कब आ गया? यहां पे, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाने पड़ेंगे। मैंने कहा यार भाई, मैंने कहा सर मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, तो मैंने कोई अपना भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने मेंटेन किए हैं और मैं कोई चोरी नहीं कर रहा। भाई आपने जो ये ऑर्डर पास किया ना, ये गलत पास किया। मेरे मन में ना बस ये हलचल चल रही है कि एक बार ना 31 दिसंबर 28 बीत जाए, क्योंकि अगर ये बीत गई तो 6 साल पूरे, 6 साल पूरे तो डिपार्टमेंट में मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि 6 साल खत्म तो बात खत्म।
तो मैंने कहा सर मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, मतलब मैंने एक दो बार रिप्लाई किया, डिपार्टमेंट का रिप्लाई आया, डिपार्टमेंट ने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया कि भाई साहब तेरे को इतना इंटरेस्ट, इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने अपील डाल दी। अब अपील कमिश्नर के पास, ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैंने यहां पे अपील डाल दी। आप सब जानते हो जब इंडिया में अपील जाती है तो कितने कितने साल लग जाता है, कितना कितना टाइम लग जाता है। और हुआ क्या भाई, जैसे मान लो अब हाई कोर्ट ने मेरा केस देखा, कह रहे यार ये बताओ ये केस यहां आया कैसे है, नहीं ये केस आया कैसे है भाई साहब, कौन लेकर आएगी इस केस को, इस केस को कौन लेकर आया है। उसने कहा सर ये तो विवेक सर ने, मतलब विवेक ने अपील की है। उसने मुझे बुलाया, कह रहे भाई अपील क्यों की है। मैं कहा सर डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट में डिमांड निकाल दी, कोई बात थोड़ा बनती है। कह रहे भाई साहब आपकी डिमांड बनती है साफ, आप खुद कहो आपकी डिमांड नहीं बनती, साफ आपने ये किया, साफ आपने वो किया, आपकी इतनी डिमांड बनती है, चुप करके जाके डिपार्टमेंट को डिमांड पे करनी है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने जमा करवाने हैं। मैं घर आ गया जी। अब डिपार्टमेंट मेरे पास दोबारा आ गया जी। अब डिपार्टमेंट ने कहा हो गया, मजे आ गए तेरे, भाई तू मजे ले रहा था, नहीं करूंगा नहीं जमा कराऊंगा, ला फटाफट से जा, अब मुझे 21-22 के बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवा दे। मैं कहा डिपार्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, सच्ची बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। डिपार्टमेंट कह रहा है हाँ चाहिए। मैं कहा वो देखो आग लग रही है ना, आग लग रही है, फटाफट जाओ, अरे जल जाएंगे फटाफट आग से निकालो। कह रहे वो मैंने कहा भाई साहब 6 साल तो खत्म हो गए, अब 6 साल खत्म हो गए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जमा नहीं कराऊंगा, लो मजे आ गए मेरे। तो डिपार्टमेंट को तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब बड़ी दिक्कत वाली बात है ये तो 6 साल तक मेंटेन करे थे। मैं कहा वो देखो वो जल रहे हैं, जल्दी। मैं कहा भाई एक कम से कम एक डायरी निकाल लो यार, कुछ तो निकाल लो भाई, जल जाएंगे फटाफट। कह रहा यार ये क्या मतलब होता है। अब सोच के बोला प्रैक्टिकल लाइफ में क्या जो केस अपील में चले जाएंगे क्या वहां पे टाइम लगेगा, नहीं लगेगा जी। सोच के बोला जो केस अपील में चले जाएंगे क्या वहां पे टाइम लगेगा, नहीं लगेगा जी। क्या अपील वाले केस में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, यस या नो। ऑब्वियस ही बात है टाइम लगेगा। अब अपील वाले केस में अगर टाइम लगेगा तो क्या टाइम लिमिट 6 साल की होनी चाहिए या उसमें एक्सटेंड होनी चाहिए। तो आगे गवर्नमेंट ने एक प्रोविजो डाली है, ये वाली प्रोविजो डाली है, और गवर्नमेंट ने इस प्रोविजो में यही लिखा है कि अगर तुम्हारा केस किसी अथॉरिटी के पास चला गया, चाहे वो कमिश्नर है, अपलेंट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब कहीं भी कोई भी अथॉरिटी है जो डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है, उसके पास तुम्हारा केस चला गया, तो तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब कब तक मेंटेन करने हैं। सुना कब तक मेंटेन करने हैं, जो तुम्हारे 6 साल हैं वहां तक तो है ही है, और जब वो केस की सेटलमेंट होगी, हेलो बस खत्म मेरे बच्चे, खत्म, चैप्टर खत्म है बस। अरे 2 मिनट उठ जाओ यार, 2 मिनट उठ जाओ प्लीज, इधर देखो खत्म, इधर ही देखो खत्म है। मैंने क्या बोला कि 6 साल तो आई है, और जब उस केस की सेटलमेंट होगी वहां से 1 साल और, मतलब भाई साहब मेरा 31 दिसंबर 28 तो है ही है, अगर सेटलमेंट मेरी 29 में होती है, वहां से 1 साल 30 तक मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मतलब जब तक केस डिसाइड नहीं होता तब तक तो करने ही है, जब उसकी सेटलमेंट होगी वहां से भी 1 साल मेंटेन करने हैं। अब बोल के दिखा दे जल्दी है बुक्स ऑफ अकाउंट जल्दी है, डिपार्टमेंट बोलेगा ते को जला दूंगा, होली का दहन कर दूंगा। ध्यान रखियो नालायक, कहीं सोच रहे जल्दी है, बताऊं जल्दी है। डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब जब तक केस सेटल नहीं होगा तब तक तो करना ही है। सेटलमेंट होने के 1 साल के बाद भी जो टाइम लिमिट आ रही है, तो मतलब गवर्नमेंट ने बोला 6 साल और सेटलमेंट से 1 साल, जो टाइम लिमिट बन रही है विच एवर इज लेटर, वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि 6 साल तो आपके हैं ही हैं, 6 साल हैं ही हैं, और डिस्पोजल से 1 साल और काउंट कर लो, तो वो 6 साल और नॉर्म 1 साल और, तो जो भी लेटर होगा ना वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए।
तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन हमने किया हुआ है तो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, इसका मतलब क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे जी। अब बताओ जी मुझे कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं यार। देखो अगर मैं पूरे चैप्टर को कंक्लूड करूं तो क्या क्रक्स निकल के आ रहा है कि जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे करने हैं जी। ठीक है, कौन से 5 जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो तो स्पेसिफिक हैं, और भी बता सकते हैं। ठीक है जी, कैसे मेंटेन करने हैं एंड मैनुअल ऑनलाइन कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है जी। जो अनरजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस का ओनर उसको भी करने हैं, कंसाइनर कंसाइनी और जो और बताएंगे। कमिश्नर के पास पावर है कम करने की और ज़्यादा करने की। और अगर तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए उनको डीम्ड सप्लाई बनाकर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा जी। फिर कितने साल तक मेंटेन करने हैं? 6 साल तक मेंटेन करने हैं। 6 साल कहाँ से? एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से। ठीक है, और अगर अपील में कोई केस चला गया तो फिर 6 साल तो नॉर्मल लिमिट है, और जब केस डिस्पोज ऑफ होगा वहां से 1 साल और, तो विच एवरेज लेटर टाइम लिमिट जो होगी वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ये बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं जी, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जी। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं जी, इधर देख लो ध्यान से। अब ये आपका है चैप्टर नंबर 13। देखो एक बार ना मैं इसको पूरा रीड करवा देता हूँ, एक बार पूरा रीड कर लेते हैं, फिर इसकी फोटो क्लिक कर लेना, इसकी नोटिंग आपने करनी है जी। ठीक है, इसकी नोटिंग आपने करनी है। एक बार पहले मैं पूरा रीड करवा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से लिखवाया हुआ है। इसमें कुछ एडिशनल बातें भी हैं, मैंने रूल्स साथ में कंबाइन कर दी हैं। ठीक है जी, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैंने लिखा कैसे है, एक बार चेक करो। देखो जी, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इधर देखो ध्यान से, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब देखो जी क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ जी, चेक करना क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन। देखो टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर है, प्रोडक्शन है, वो मेंटेन करनी है। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, स्टॉक कितना बचा हुआ है, आईटी से वेल्ड कितना है, आउटपुट पेड और पेबल, और अदर एज में प्रिस्क्राइब। अब अदर्स में कौन कौन से आएंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है उसको भी मेंटेन करने हैं। कौन कौन होगा? या तो वेयर हाउस का ओनर होगा या ट्रांसपोर्टर होगा। कौन से मेंटेन करने हैं? कंसाइनर कंसाइनी और अदर रेलिवेंट। अब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो तो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है उनको, देखो रिसर्च अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल गेट हिमसेल्फ एनरोल ओवर कॉमन पोर्टल। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब ये जो दोनों लोग हैं, इनको जीएसटी पोर्टल पे अपने आप को एनरोल करवाना पड़ता है, और ये जरूरी है। अगर एनरोल नहीं कराएंगे तो बहुत हैवी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? इनको एनरोल करवाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इनको फॉर्म, अप्लाई करना पड़ेगा इनको फॉर्म जीएसटी ENR 01, एक फॉर्म नंबर होता है जीएसटी ENR 01, इसमें इनको अप्लाई करना पड़ता है। एंड ग्रांट UEN, इनको यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं कह रहे यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा जिनको। ठीक है, उसके बाद UEN इन वन स्टेट दैट इज डीम्ड टू बी UN इन ऑल अदर स्टेट। मतलब अगर आपने एक स्टेट में ले लिया तो आपकी जितनी स्टेट में भी वेयर हाउस हैं डीम्ड है, हर स्टेट के अंदर मान लीजिएगा, मतलब वही नंबर आपको प्रिस्क्राइब करना है, तो डीम्ड हो जाएगा कि आपने हर स्टेट में UN नहीं लिया हुआ जी। उसके बाद देखो ट्रांसपोर्टर, अगर वो ट्रांसपोर्टर है, इफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो रजिस्टर्ड है तो भैया वैसे तो रजिस्टर्ड, बट उसको देन ऑल्सो ऑप्ट फॉर UEN GST ERN 02। मतलब वेयर हाउस का जो ओनर है, वेयर हाउस का जो ओनर है उसको करना पड़ेगा GST ERN 01, और अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो उसको ERN 02 भी यहां पे फाइल करना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट हैं जो इनको फिल करने होते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके। इससे क्या मिलता है? उनको एक नंबर मिलता है। कौन सा नंबर मिलता है? यूनिक एनरोलमेंट नंबर। उसके बेस पे ही ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे सारे। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी अदर, देखो जी अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब मैंने कहा था ना अदर, याद करो, एक तो पांच तो क्लियर ही है, 5 तो क्लियर ही है। अब 5 को छोड़ के अदर भी मेंटेन करने। अब अदर कौन कौन से हैं देखो जी, गुड्स और सर्विस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आपने कितने गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए वो भी आपको बताने पड़ेंगे। ERN UEN
सॉरी ENR, मैं ERN बोल रहा हूँ शायद मेरे ख्याल से, ENR एनरोलमेंट नंबर ENR आएगा जी, ENR 01 ENR 02। उसके बाद एक और अब अदर कौन कौन से हैं, आपने कितने गुड्स इंपोर्ट किए, कितने गुड्स एक्सपोर्ट किए, सप्लाई कवर अंडर RCM, आपने कौन कौन सी सप्लाई आपकी RCM में कवर है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एडवांस कितना दिया, एडवांस कितना पे किया, मेंटेन करना पड़ेगा, नाम एड्रेस सप्लायर रिसीवर का, वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टर, मतलब आपका नाम, रिसीवर का नाम, वेयरहाउस कीपर का नाम, ट्रांसपोर्टर का नाम, ये सारा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, या तो अदर पर्टिकुलर के अंदर, ठीक है, जो लिखा है ना अदर पर्टिकुलर एज में प्रिस्क्राइब, उसके अंदर ये लोग आते हैं, उसके अंदर ये आते हैं। उसके बाद एक और लोकेशन ऑफ मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहाँ मेंटेन करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करना है जो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगा। बट अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस केस में फिर वही मेंटेन करोगे, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको वही मेंटेन करने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये वो पॉइंट निकल के आ गया जी, ठीक है। उसके बाद एक और सिंगल एंटिटी विद मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब एक एंटिटी और मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो क्या होगा। पहला पॉइंट देखो जी, अगर आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपको मैंने पहले भी कहा था, जैसे अगर मान लो मेरी एक ब्रांच हरियाणा में है, एक पंजाब में, एक यूपी में या दिल्ली के अंदर मेरी 4 ब्रांचेस हैं और इन सबके रजिस्ट्रेशन मैंने अलग अलग ले रखे हैं, तो अपने आप बोल देना अगर मेरे सबके रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं तो क्या मैं डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाऊंगा, नहीं माना जाऊंगा, यस माना जाऊंगा। ये आपको मैंने सप्लाई के चैप्टर के अंदर भी कहा था कि अगर एक पर्सन के कई सारे बिजनेस हैं और उन सबके रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं तो क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर करके चलेंगे। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, ईच GSTN दैट इज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, सबको अलग माना जाएगा, सेपरेट कंप्लाइंस पूरे करने पड़ेंगे और ईच रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेन सेपरेटली, उन सबको अलग अलग बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो एक इंसान के ऑफिस नहीं है, वो सबके अलग अलग ऑफिस हैं जी। बट अगर सिंगल GSTN है, आपका एक ही GSTN है, मतलब एक GSTN एक पैन कार्ड में आपने 4 ऑफिस ले रखे हैं, तो देखो जी सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंटेन एट सच प्लेस। बट अगर आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हैं तो मेंटेन एट प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो आपका हर प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपको वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर आपके सेपरेट रजिस्ट्रेशन है फिर तो उसको अलग अलग एंटिटी मानेंगे, तो उनको सेपरेटली मेंटेन करने हैं, वो सेपरेट पर्सन काउंट होंगे। बट अगर आपका सिंगल GSTN है और एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर तो वही मेंटेन करने हैं। और अगर सिंगल GSTN है और आपके 4-5 ऑफिस हैं तो जहां जहां पे ऑफिस होंगे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको वहां पर मेंटेन करने पड़ेंगे जी, ठीक है। तो देखो यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है जी, डन है। अब मोड कैसे मेंटेन करने हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक, आप कैसे भी कर लो, ये आपका ऑप्शन है जी, ये आपका ऑप्शन है। बट इसमें कुछ बातें ध्यान में देने वाली हैं जी। देखो जी, एक तो प्रॉपर बैकअप ऑफ ई रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन, बैकअप आपके पास होना चाहिए। आप ये नहीं कहोगे जी और डाटा उड़ गया जी, वायरस आ गया था, पता ही नहीं कहाँ गया, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब प्रॉपर बैकअप आपको लेके चलना है, प्रॉपर बैकअप। उसके बाद अपॉन डिमांड रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक अवेलेबल रिकॉर्ड इन हार्ड कॉपी और ई कॉपी, जैसे डिपार्टमेंट मांगेगा आपको ई कॉपी या हार्ड कॉपी में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको दे के आने पड़ेंगे जी। अपॉन डिमांड एक्सेस टू ई रिकॉर्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड एंड पासवर्ड शैल बी शेयर, आपको पासवर्ड भी शेयर करना पड़ेगा। हाँ अरे सर वो हमारे मैसेज बढ़ने का, बेबी क्या हाल है, बेबी ने ताना ताया, बेबी ने ताना ताया, बेबी ने कितनी रोटी ताई है, बेबी ने पीली दाल ताई है आज, बेबी इधर। तो वो कह रहे हैं भाई साहब पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, पासवर्ड व्हाट्सएप का नहीं, किसका, जो जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो पोर्टल के ऊपर, उसका आईडी पासवर्ड भी आपको शेयर करना पड़ेगा अगर वो आपसे मांगते हैं तो, ठीक है जी। उसके बाद एक और अब ये ऑडिट अंडर GST ये तो खत्म ही हो चुका है जी, ये मैंने कट मार रखे हैं, ये वाला पॉइंट जो है ये सारा यहां से उड़ चुका है जी, ये सारा यहां से उड़ चुका है जी। ये ऑडिट वाला पॉइंट जो है ना, ये ऑडिट वाला पॉइंट यहां से गायब हो चुका है जी, ठीक है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाला पॉइंट हमारा आगे जाके आएगा, बट ये ऑडिट वाले जो हैं कि 2 करोड़ तक, 2 से 5 करोड़ तक, एनुअल रिपोर्ट वाला पॉइंट जो है मैं आपको आगे रख के बता दूंगा, ठीक है। इसको हम आगे रख के डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहां से कट कर रहा हूं, रीजन क्योंकि ये टर्नओवर वाला ऑडिट जो है अब हमारे किसी काम का नहीं है जी, ठीक है। उसके बाद देखो कमिश्नर के पास पावर है पूरी, या तो एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे या आपको रिलैक्सेशन दे देगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
आपको एडिशनल मेंटेन करनी है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। पैनल प्रोविजन, इफ एनी डिफॉल्ट अराइज 35(1) और 35(2) देन पनिशमेंट 73(70), वही 73(74) में डिमांड आ जाएगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर नहीं तो अगर आप नहीं दोगे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, 73 में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगी। इसको हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में जी। बस जी खम है जी। उसके बाद देखो कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, टाइम लिमिट क्या निकल के आ रही है, 72 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जीएसटी रिटर्न। मतलब अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर 1920 है, उसकी ड्यू डेट क्या बनेगी एनुअल रिटर्न की, 31 दिसंबर। ये क्या बना है फाइनेंशियल ईयर 1920 है, ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, 19-20, यहाँ पे 2021 आएगा ना। ट्वेंटी 21 आएगा तो उसकी बनेगी 31 दिसंबर 21, ठीक है जी। तो वहां से 6 साल 31 दिसंबर 27 तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे जी, ठीक है जी। तो अगर 2021 है उसकी डेट क्या बनेगी, 31 दिसंबर 21, तो 6 साल 31 दिसंबर 27 तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान दो। और देखो जी अगर कोई पार्टी अपील वाली है, आपने केस अपील में दे दिया, रिवीजन में चला गया, तो उस केस में देखो क्या लिखा है, 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल, जहां केस की सेटलमेंट हुई वहां से 1 साल, और 6 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल जीएसटी रिटर्न विच एवर इज लेटर। बस ये बात ध्यान दो जी। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है, ये लास्ट पॉइंट है, बस इधर देखो ध्यान से जी, बहुत ध्यान देखना जी। मान लो मेरा केस सेटल हुआ 30 जून 27 को, यहां सेटल हुआ, तो अगर यहां सेटल हुआ यहां से 1 साल, 30 जून 28 बन गया। और मान लो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस ईयर के हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मान लो 2021 के, तो 2021 की एनुअल कब की है, 31 दिसंबर 21, वहां से 6 साल, तो क्या बन गया 31 दिसंबर 27। आपने बोला ना इसमें से लेटर क्या बनेगा, यहां तक, मतलब यहां तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है 2021 के। तो 2021 के 6 साल कहां खत्म हो रही है, यहां पे, और केस की सेटलमेंट हुई यहां पे, तो यहां से 1 साल, तो लेटर क्या बन रहा है यहां, तो मतलब इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे यहां तक मेंटेन करने पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। और अगली बार आओ जी, अगर मेरा केस सेटल हो गया 30 जून 25 को, मान लो मैंने अपील पहले कर दी, अब अगर अपील पहले कर दी 30 जून 25 को, वहां से 1 साल क्या हो गया 30 जून 26, तो 26 और 31 दिसंबर 27, लेटर 27 बनेगा, मतलब यहां तक तो मेंटेन करने हैं। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, 6 साल तो कम से कम है ही है, मतलब 6 साल तो कम से कम है ही है, 6 साल तक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने निकल के आ रहे हैं जी। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, एडिट ये कर देता हूँ कि मान लो केस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 2021, ये केस जो है वो 2021 से रिलेटेड है जी, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है जी, ठीक है। तो कम से कम 6 साल तक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान दो जी। डन है जी। तो बस ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, याद करने वाली बातें। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका लॉजिक क्लियर करो, तो लॉजिक तो मेरे पास भी नहीं है। लॉजिक ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट क्यों मेंटेन करवा रही है, ठीक है। बट अगर आप ये कहो जी ये फॉर्म नंबर यही क्यों रखा गया, 6 साल ही क्यों रखे गए, नॉर्मली 6 साल का लॉजिक भी है, इनकम टैक्स के अंदर भी नॉर्मली 6 साल होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट जब भी असेसमेंट करती है वो 6 साल की ही करती है। बट हाँ इनकम टैक्स में भी 6 साल से 3 साल कर दी हैं, बट अभी जीएसटी में 6 साल ही है कि 6 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जी, ठीक है जी। एक बार मैं दोबारा से फॉर्म नंबर क्लियर कर देता हूं जी। लोरी फॉर्म नंबर वाले पॉइंट पे आ रहा हूं जी मैं। फॉर्म नंबर वो ये बात कहना चाह रहे हैं, देखो एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ, अब जो लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं, जैसे मान लो मैंने क्या बोला भाई ये लोग जो हैं ये लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं जी, अब ये लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं। अब अगर ये लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं, इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कैसे मेंटेन करेंगे, तो इनको अपने आप को एनरोल तो करवाना पड़ेगा ना भाई, जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा, उसके बिना कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है
कि जो भी लोग जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं उनको अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा। एनरोल कैसे करवाना पड़ेगा? आप जीएसटी पोर्टल पे जाओगे, वहां पे गवर्नमेंट कह रही है अप्लाई इन फॉर्म जीएसटी ENR 01 एंड ग्रांट यूईएन। आपका एक फॉर्म नंबर होगा पोर्टल के ऊपर जीएसटी ENR 01, उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी आप वो फाइल करोगे, उसको सबमिट करोगे, आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, वो नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप फिर सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो आप मेंटेन कर सकते हो। और जो ट्रांसपोर्टर है गवर्नमेंट के लिए, अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड भी है तो भी उसको एक फॉर्म भरना होगा जीएसटी ENR 02, ये फिल करना उसको कंपलसरी है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। और उसको फिर वो क्या मिलेगा? यूनिक एनरोल। मतलब अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड भी है ना तो भी गवर्नमेंट कह रही है उसको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना जरूरी है, मतलब उसके बिना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन काउंट नहीं होंगे। और उसके लिए फॉर्म नंबर कौन से है जी? जीएसटी ENR 02, ये 2 फॉर्म नंबर निकल के आ रहे हैं जी, ठीक है जी। तो अब ये नोटिंग करनी है बस आपको सारी जी। आज तक कभी एग्जाम में इसमें से कभी इतना क्वेश्चन बना नहीं है जी, और बनने के चांसेस भी कम है, बट हाँ मैं ये नहीं कह रहा बन नहीं सकता, कोई बड़ी बात नहीं, बन सकता है जी, ठीक है जी। तो आओ जी, इसकी फोटो फटाफट से आप क्लिक करो जी, ये लो जी, इसकी फोटो क्लिक करो फटाफट से जी। चैप्टर नंबर 13, लो जी। या चलो ऐसा करता हूं, मैं ना इस चैप्टर का जो 5-6 पेज हैं उसको मैं PDF आपके ग्रुप में डाल देता हूं जी, आप इसको देख के नोटिंग कर लेना। बट ये ध्यान है ना, आपने नोटिंग जरूर करनी है जी, ये नहीं कि साथ में आप ये अटैच कर लोगे सर, ठीक है। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, नोटिंग आपको जरूर करनी है, नोट्स आपने पूरे बना के चलना जी। आपको मैंने पहले भी कहा, जिसके नोट्स पूरे कंप्लीट होंगे उसको मैं फिर बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा बैच के एंड में, बात ध्यान देना जी, ठीक है जी। बट मैं ये आज ही दे रहा हूँ, ठीक है, कि जब थोड़ी बहुत नोटिंग होती है उसकी आपको फोटो ही क्लिक करनी पड़ेगी। मैं हर बार PDF कट करके नहीं दूंगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ जी, हर बार PDF कट करके नहीं दूंगा, ठीक है जी। तो आज मैं दे रहा हूं, चलो, क्योंकि आज चैप्टर पूरे के चैप्टर की नोटिंग करनी है इसलिए इसका PDF मैं कट करके दे रहा हूं, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आपको फोटो क्लिक करनी है, जहां पे भी नोटिंग करनी होगी। वैसे तो ऑलमोस्ट नोटिंग क्लास में ही करेंगे, बट जब भी फोटो क्लिक करके करनी होगी तो फोटो ही क्लिक करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दो जी। डन है जी। तो मैं ऐसा करूंगा, इसकी फिर मतलब पेजेस कट करके, जो भी आपके 7-8 पेजेस हैं तो उसको मैं कट करके ग्रुप में डाल दूंगा, इसके आराम से बैठ के आप नोट्स बना लेना जी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था बस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर करेंगे ऑडिट अंडर GST, वो भी बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ऑडिट अंडर GST का जी, ठीक है जी। अच्छा, मैं ना इसमें जो ये सर्कल मैंने मारे हैं अभी मैं साफ करके दे दूंगा जी, और जहां मैंने कट किया हुआ है ऑडिट वाला पॉइंट वो आपको लिखना नहीं है, जो ऑडिट वाला पॉइंट है वो मैं कट कर दूंगा, उसको आपको नहीं लिखना, कहीं उसको भी लिख के बैठ जाओ, वो आपने नहीं, जो नहीं लिखना वो मैं कट कर दूंगा जी। डन है जी। चलो, डन है जी। चलो मैं अभी 5 मिनट में डाल रहा हूं जी, अभी 5 मिनट से, मेरे को 5 मिनट दे दो, क्लास में बंद करता हूं, थोड़ा सा उसको कट करने में टाइम लगेगा। 5 से 7 मिनट के अंदर PDF मैं सभी ग्रुप में डाल रहा हूं जी, अपना PDF डाउनलोड करके उसके आप नोटिंग कर लेना जी। डन है जी। चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी कल की क्लास में, सेम टाइम 4:30 बजे। एक और छोटा सा टॉपिक ऑडिट अंडर GST, बिल्कुल सिंपल टॉपिक, देन उसके बाद फिर हम बड़े बड़े चैप्टर दोबारा से करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी, बाय बाय।
बस क्लास खत्म है जी, आज हमें इतना ही करना था, आज हम इतना ही करेंगे जी।